हेलो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम मैथ पेडागोजी के 30 प्रश्न देखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आप लोगों को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैथ पेडागोजी के प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। आप लोग अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। तो आज का पहला प्रश्न है, 35,362 में 5 के स्थानीय मान तथा इसके अंकित मान में अंतर क्या है? तो कितना दिया है? 35,362 में 5 का स्थानीय मान। 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? ये 5,000 हो जाएगा और अंकित मान कितना होगा? 5 हो जाएगा। तो इसका क्या किया कहा है? अंतर निकालने के लिए अंतर घटा देंगे, -5 कर देंगे तो कितना आएगा? 10 में 5 गया 5, यहाँ बचा कितना? 9, और यहाँ भी 9 बचा और यहाँ भी 4 बचेगा। यानी 5,000 में 5 घटाएंगे तो 4,995। ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 10 इकाई क्या कह रहा है? 10 इकाई, 10 दहाई और 10,000 बराबर हैं। तो 10 इकाई को क्या लिख सकते हैं? 10 गुणे 1 बराबर 10, और 10 दहाई यानी 10 गुणे 10 बराबर 100, और 10,000 यानी 10 गुणे 1,000 यानी कितना हो गया? ये 10,000 हो गया। ठीक, किसके बराबर हैं? तो अब क्या करेंगे? 10,000 में 100 ऐड कर दीजिए, 100 और 10 कितना आ गया? 0 0 हो गया, और 0 में 0 और 1 यहाँ कितना आ गया? 1। उसके बाद 0 और 1 जोड़ेंगे तो 1, यहाँ 0 फिर 1 यानी कितना है? 10,110। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है 10,110 सही जवाब हो जाएगा इसका भी। आज का तीसरा प्रश्न, 4 अंकों क्या कहा है? तीसरा प्रश्न है, 210 के धनात्मक गुणनखंडों का योगफल क्या होगा? तो 210 का हम क्या निकालते हैं? सबसे पहले लेस यानी एलसीएम लेते हैं। तो कितना आएगा? 2 से काटेंगे, 105 दूना 210, फिर अब 2 से नहीं कटेगा तो 3 से कट जाएगा, तो 3 से काटेंगे तो कितना? 35 3 105। उसके बाद क्या करेंगे? 5 से काटेंगे तो 5 से 35, और 7 से काट देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। यानी 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1, इसका ये हो गया। फिर आप धनात्मक गुणनखंड निकालने के लिए 2 की पावर 0 से शुरू करेंगे, जितने पावर लगा रहेगा, तो यानी 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1, और इसका 3 की पावर ऐसे इसमें भी करेंगे, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, और 5 की पावर 0 और प्लस 5 की पावर 1, और उसके बाद 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1, यानी 2 की पावर 0 का मतलब 2 की पावर 0 का मतलब क्या हुआ? यहाँ 1 आएगा, और 2 2 1 का 2, इसको जोड़ लेंगे, और 3 की पावर 0 का मतलब 1, और 3 1 के 3, इसे जोड़ लेंगे, और 5 की पावर 0 का मतलब 1, और 5 1 के 5, और 7 की पावर 0 का मतलब 1, और 7 1 के 7। यानी आपको क्या जोड़ना है? 1 मिनट मिटा देता बताएं। आपको क्या करना है? कितना आया लास्ट में? कितना आया था? 7 की पावर 1 और 2 ये था, और 3 की पावर करे थे 1 और 3 आया था, और 5 करे थे तो 5 1 और 5 आया था, और 7 का पावर करे थे तो 1 और 7 आया था। तो इसको जोड़ लेंगे, 3 गुणे 4 गुणे 6 गुणे ये 8, तो कितना आ गया गुणा करने पर? 4 3 12, 12 छक्का कितना हुआ? 4 3 12, 12 छंग 72। ठीक, 72 गुणे 8 करेंगे तो कितना आ गया? 8 दूनी 16, 6 लगल 1, और 8 7 56 1 57, यानी 576। ऑप्शन नंबर जो 1 है वो सही जवाब हो जाएगा, 576। समझ में आ गया? 576 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या लिया है? गौरंग ने सोमवार को 4.5 घंटे, मंगलवार को 190 मिनट, बुधवार को 5:20 AM से 9:10 AM तक, और शुक्रवार को 2:20 काम किया। उसे 1 घंटा काम करने के लिए 42 रुपये मिलते हैं। तो सोमवार से लेकर शुक्रवार तक कितना उसने कमाया? तो 4 घंटे 4.5 घंटे कितना? मंडे को कितना आया? 4.5 घंटे। ठीक, ट्यूजडे को लेंगे तो एक कितना आएगा? 190 मिनट, यानी इसको घंटे में निकालेंगे तो कितना आएगा? 6 3 18, यानी 3 घंटे 10 मिनट। ठीक, 3 घंटे 10 मिनट हो गया, और ये ट्यूजडे हो गया,
और वेडनेसडे बुधवार को देखेंगे तो बुधवार को 5:20 से 9:10 यानी कि लगभग कितना 5 3 8 4 लगभग 3 घंटे 50 मिनट 3 घंटे 50 मिनट शुक्रवार को हो गया, बुधवार सॉरी, और शुक्रवार को 220 मिनट यानी 3 घंटे 3 घंटे 40 मिनट। और फ्राइडे कितना था 3 घंटे 40 मिनट। तो अब इसको ऐड कर दीजिए, इतना घंटा है तो इसको ऐड करेंगे तो लगभग 15 घंटा और 10 मिनट आएगा। ठीक, 15 घंटा 10 मिनट 15 घंटा 10 मिनट। और 1 घंटा कितना रुपया लेता था वो 42 रुपया मिलता था उसे। और 42 × 15 करेंगे तो कितना आ गया लगभग कितना आ गया, पूरा कर लीजिए 42 × 15 यानी 5 दूनी 10 हासिल 1 और 5 चौके 20 1 21 और 42 1 42 यानी 0 3 6 630 यानी आ रहा है। अभी 10 मिनट अभी आपको और निकालना है 10 मिनट का पैसा। तो आप इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ऑप्शन से देखेंगे तो 630 आ रहा है और ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है जो 600 से ऊपर है, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है 637 इसका सही जवाब हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न क्या है, 4 अंकों वाली सबसे बड़ी और 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या होगा। ठीक, क्या कहा, 4 अंकों की सबसे बड़ी, 4 अंकों से बड़ी संख्या कौन सी है 9999। ठीक, 9999। और इसमें क्या कर रहा है 3 अंकों सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों सबसे छोटी संख्या क्या होगी 100 होगी। ठीक, फिर क्या कहा है सबसे छोटी योगफल पूछा है, इसको जोड़ देंगे 9 का 9 9 का 9 9 के 9 1 10 0 हासिल 1 और 9 1 10 यानी कितना आ गया 10,099। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही जवाब है। और ये क्या लिखा है अगला प्रश्न, 26 और 26 शतांश को लिखा जाता है। तो 26 को कैसे लिखेंगे 26, ठीक, 26 शतांश यानी 26/100, इसको आप भाग दे दीजिए तो लगभग 0.26 आएगा, यानी कितना आ जाएगा 26.26 यानी ऑप्शन नंबर जो 2 था वो सही जवाब था। इसमें 26.26 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, 19,009 में भाग 11 से भाग देने पर और 9,090 में 11 से भाग देने पर कितना शेषफलों का गुणनफल क्या होगा। तो आप भाग दे दीजिए 19,009, ठीक, भाग कितने देना है आपको 11 से, 11 1 90 11 कितना बचा 8 जीरो उतारना है 11 सते 77 कितना बचा 3 बचा। ठीक, फिर जीरो उतारना है, फिर 11 दूनी 22 कितना बचा 8 और 9 उतारना है। अब कितना भाग जाएगा 11 अट्ठे 88 यानी यहाँ एक शेषफल बचेगा। अब 9,090 में भाग देंगे 11 से तो कितना शेष बचेगा इसमें भी 11 अट्ठे लग जाएंगे, 11 अट्ठे 88, यहाँ 2 बचेगा, फिर 9 उतारेंगे, फिर क्या करेंगे 11 दूना 22, यहाँ कितना उतारेंगे घटाएंगे 7 और बचा है 0 0 उतार लेंगे और 11 छक्का 66 छक्के बार जाएगा, यहाँ 66 और 70 में से 66 का जाएगा 4। तो यानी क्या कहा है गुणनफल का योग, शेषफलों का गुणनफल, यानी शेषफल एक 4 है और एक 1 है, यानी 1 से गुणन करेंगे 4 1 के 4। जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट था कितना था 4, वो क्या होगा उसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है अगला प्रश्न क्या है इसका 4 था, 3 सही 1/3 में कितने 1/6, तो 3 सही 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं 3 3 9 10 10/3 लिख सकते हैं। और 1/6 कितने 1/6 यानी आपको गुणा करना है, तो आप क्या करेंगे पलट देंगे 6/1 कर देंगे, तो 6/1 यानी 3 दूना 6 और 10 दूना 20 यानी लगभग कितने आएंगे 20, यानी ऑप्शन नंबर जो 4 है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। तो कैसा लग रहा है फ्रेंड्स, आप लोग एक बार अपने दोस्तों की वीडियो शेयर ज़रूर कर दें और लाइक ना करें हैं तो लाइक भी ज़रूर कर देंगे। अगला प्रश्न चलते हैं, गुणनखंड क्या है 11,109 × 505 में कौन सी संख्या घटाई जाएगी ताकि 50 50 50 प्राप्त हो। तो आप क्या करेंगे इसमें आप मान लेंगे x को, पहले आप इसका गुणा करेंगे कितना आएगा, इसका गुणा कर देंगे तो लगभग आप गुणा करके देख लीजिएगा लगभग कितना आएगा 56,000 5,60,000 5,60,045। ठीक, ये इसका गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे 5,60,045 माइनस यक्स करेंगे और बराबर किसके है 50 50 50 यानी 50 50 50 कहाँ गया
इसे मिटा दें पहले यहाँ से। 50 50 50। तो आप कोई एक्स निकालना है तो एक्स इधर कॉमन करेंगे तो 5,60,000 में 60,045 में माइनस कर देंगे कितना 50 50 और 50। तो यहाँ माइनस करेंगे 5, 14 में से 5 गएगा 1, ठीक, 14 में से 5 गया 9, सॉरी यहाँ बचा 9 उतार लाएंगे और यहाँ कितना बचा गया 9 में से 5 गया 4, ठीक, और यहाँ 1 बचा है कॉमन हासिल गया था 2, तो यहाँ 4 बचेगा और सॉरी यहाँ एक हाँ 5 बचेगा, यानी 5,000 कितना 54,995। 54,995 ऑप्शन नंबर जो 3 है वो सही जवाब हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, पहले इसको गुणा करना है, उसके बाद आप मान लेना है कि एक संख्या घटाई जाती है, गुणा करने के बाद माइनस एक्स कर देना है, उसके बाद इसके बराबर कर देना है 50 50 50 के। तो आपको एक्स निकालना है तो ऐसा आप कॉमन इधर पक्षांतर कर लेंगे तो, और जो संख्या गुणा किए हैं लगभग 5,60,45 में 50 50 50 मान लो, ये क्या करना है आपको घटा देना है तो कितना आएगा 54,995, ये सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं भाई। अगला प्रश्न क्या है, 1 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर का एक दशांश यानी ये क्या है 1 मिलीमीटर में, क्या सही सही जवाब है कि नहीं, सही नहीं है, कौन सही नहीं बताया है। 1 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर का एक दशांश है तो 1 मिलीमीटर कितना होता है, यही होता है, तो आप 1/10 इससे लिख सकते हैं, इसमें क्या होगा सेंटीमीटर हो जाएगा, ये सही जवाब है। 1 किलोग्राम और 12 ग्राम वो 1.012 किलोग्राम होता है, तो 1 किलोग्राम में, हाँ तो वो सही जवाब है। 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक, ग्राम होते हैं, और 12 ग्राम इसमें ऐड कर देंगे तो लगभग कितना आ जाएगा, ये भी सही जवाब है। क्या 10 मीटर और 10 सेंटीमीटर इतना होता है, जी 10 मीटर और 10 सेंटीमीटर इतना होता है, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 10 मीटर में 10,000 सेंटीमीटर हो जाएंगे, 10,000 सेंटीमीटर, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर, 10 मीटर में 1,000, तो कितना हो गया 10 सेंटीमीटर जोड़ना है तो 1,010, इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या ये सही है ऑप्शन नंबर 4। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले 123, यहाँ 100 दिया था, यहाँ दशमलव पहले दशमलव आएगा ना कि पहले 2 आएगा, तो ये इसका गलत जवाब है, बाकी तीनों इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न चलते हैं, एक टंकी में 240 लीटर 128 मिलीलीटर दूध है जिसको 16 जारों जो एक ही साइज माप के हैं में पूर्णतया भरा जा सकता है, ऐसे 22 जारों में कितना दूध होगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि कितना दिया है 240 क्या है लीटर है, और इतना क्या है मिलीलीटर 240.128, ठीक, इसमें क्या करना है आपको कितने से भाग देना है 16 हज़ारों से, यानी 16 से भाग देंगे, अगर आप 16 से भाग देंगे, ठीक, तो लगभग कितना एक बर्तन में कितना आएगा दूध, लगभग 15.008 आप भाग देंगे तो इतना आ जाएगा लीटर में दूध आ जाएगा। और ऐसे ही आपको कितने में भरना है 22 जारों में भरना है, ठीक, तो 22 में गुणा कर दीजिए 15.008 में गुणा करेंगे तो लगभग कितना आएगा, लगभग 330 लीटर आएगा और 176 मिलीलीटर, यानी ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट था वो सही जवाब था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 4/3 और 3/3 समकोण डिग्रियों में की संख्या पूछा, ठीक, 4/3 क्या कहा है 4/3 यानी क्या करेंगे आप 4/3 4 और 2/3 4 और 2/3 4 प्लस 2/3 क्या करना है समकोण डिग्रियों का क्या है संख्या, यार ये समकोण डिग्री कितनी होती है, एक समकोण डिग्री 90 अंश के बराबर होती है, तो 4 प्लस 2/3 यानी 4 4 3 12 2 4 3 12 2 14/3 ये किसके बराबर है, इसमें गुणा कर देंगे 90 यानी 1 डिग्री से 1 डिग्री के समकोण से, तो 30 3 90 14 42 यानी ऑप्शन नंबर जो है 420 420 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न यानी 43 प्रश्न कौन सा है, क्या दिया है पानी की टंकी 11 मीटर लंबी 10 मीटर चौड़ी और 9 मीटर ऊंची है, इसमें क्या किया है 6 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा गया, टंकी का कितना भाग खाली रह गया, आपसे यही पूछा है। तो क्या करेंगे 11 मीटर चौड़ी है, सॉरी 11 मीटर क्या है लंबी है और 10 मीटर चौड़ी है और 9 मीटर ऊंची है, ठीक, 9 मीटर ये क्या है ऊंची है। तो घनाभ का आयतन फार्मूला आप जानते होंगे क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो कितना आ जाएगा 11 गुणे 10 गुणे 9 यानी 11 में 110 110 नहीं 11 नहीं है या 11 नहीं 99 यानी 110 990 मीटर क्या हो जाएगा क्यूब, ठीक। तो आप क्या करेंगे, तो एक टंकी का पानी 6 लीटर स्तर तक भरा जाता है, तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप फिर 6 लीटर निकाल देंगे
11 गुणे 10 गुणे 6। इसे सॉल्व करेंगे तो लगभग कितना आएगा, 11 दहा में 110, 111 चक्का 66 यानी 660 मीटर क्यूब। ठीक, तो आप पानी से भरा हिस्सा कितना आ जाएगा आप निकालेंगे तो 660 अपान क्या किया है 990, इसे काट दीजिए तो कितना आएगा, 2 से काटेंगे तो 33 दूना 66, 33 ही है, यानी 33 से काटेंगे 33 दूना 2/3 आ जाएगा। ठीक, 2/3 आया तो आप अब क्या, आप एक शीशे की पानी से भरा खाली टंकी का क्या कहा है, एक हिस्सा पानी, टंकी का कितना भाग खाली रह गया है। ठीक, तो आप क्या करेंगे, एक में 2/3 घटा देंगे, 1 माइनस 2/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 3 1 के 3, 3 में से 2 गया 1 और 1/3, 1/3 इसका सही जवाब हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर जो था ये सही जवाब था। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो 2 था क्या है, वो सही जवाब है। अब अगला प्रश्न है, एक आयताकार और एक वर्ग की परिमाप बराबर है, वर्ग का परिमाप 96 सेंटीमीटर और आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा के 4 सेंटीमीटर कम है, 4 सेंटीमीटर क्या है कम है। अब आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर दो गुने किसके बराबर है, तो आयत का जो आयत है वो किसके बराबर है, वर्ग के बराबर है, आयत जो है वो किसके बराबर है, वर्ग के परिमाप के बराबर है, वर्ग का परिमाप 96 सेंटीमीटर दिया है। ठीक, और आयत की चौड़ाई क्या होगी, वर्ग के 4 से, आयत की चौड़ाई जो वर्ग की चार भुजा से क्या है 4 सेंटीमीटर कम है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, वर्ग का परिमाप क्या होगा 4 गुणे भुजा, तो 4 गुणे भुजा तो एक भुजा को निकाल देंगे तो 4 गुणे भुजा यानी 4 गुणे भुजा होगा, तो एक भुजा निकालेंगे तो कैसे 4x, और वर्ग का परिमाप 96 सेंटीमीटर है तो 96 एक भुजा कितना आ जाएगा 24, 24 चौका 96, 24 आ गया, लेकिन 4 सेंटीमीटर कम है तो x का मान कितना आ गया लगभग 20। ठीक, तो 20 आ गया तो आयत की जो है चौड़ाई वर्ग से 4 सेंटीमीटर का है तो कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। इसके बाद आयत का परिमाप क्या है, आयत का परिमाप जानते हैं 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई कितना निकला है, लंबाई नहीं पता है, और चौड़ाई कितनी आ गई, ये चौड़ाई हो गई, आयत की चौड़ाई हो गई 20, लंबाई 2 गुणे यल प्लस बी था ना फार्मूला, तो 2 गुणे लंबाई नहीं पता है तो लंबाई से छोड़ देंगे, और चौड़ाई कितना आया है 20। अब इसे सॉल्व करेंगे, ये कितने के बराबर है 96 के, इसे सॉल्व कर लेंगे तो लंबाई कितनी आ जाएगी यल प्लस 20 गुणे 2 से उधर भाग गया तो 48, तो आप कॉमन कर लेंगे यल, 48 में 20 घटाएंगे तो लगभग 88, क्या आ गया 48 माइनस 20 करेंगे तो 28 सही हो जाएगा, 28 आएगा इसका। ठीक, अब इसका लंबाई 28 है और चौड़ाई लंबाई 88 है और चौड़ाई कितना है लगभग 20 है। तो आपका वर्ग का क्षेत्रफल यानी आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो आपको क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, क्षेत्रफल निकालेंगे तो आपका क्या आएगा, क्षेत्रफल क्या होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई कितना आया है 20, चौड़ाई कितना है 28, इसको आप सॉल्व करेंगे 28 में 56 यानी 560 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन में क्या कहा है सेंटीमीटर दुगुने के बराबर है तो इसका गुणा 2 कर देंगे, 56 दूना 112 आएगा, 112 और जीरो का जीरो उतार लेंगे तो लगभग 1120 जो है सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। इसका अगला प्रश्न, 4 5 और 6 का सबसे छोटा सारगुणज और 5 6 और 9 का सबसे छोटा सारगुणज का अंतर होगा। तो आपको 5 6 एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा लगभग 5 यानी 5 5 छक्का 30 30 30 दूनी 60, तो 60 इसका एलसीएम आएगा और इसका लेंगे तो कितना आएगा 3 दूनी 6 6 पंजे 30 30 90, इसका लेंगे तो 90 आएगा, एलसीएम निकाल लेंगे तो आप इसका कितना आएगा 60 आएगा और इसका कितना आएगा 90 आएगा। और तो आपको क्या सब अंतर निकालना है तो 90 माइनस 60 करेंगे तो 30 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट था वो सही जवाब है। एलसीएम निकालने के लिए देखिए 4 5 और 6 है ना, तो पहले सबसे छोटी संख्या से काटिए 2, 2 के 2 2 दूनो 4 2 आ गया, 5 नहीं कटेगा 2 3 6, फिर आप 2 से काटेंगे 5 काटेंगे 5 3 15 15 दूना 30 30 दूनी 60 हो गया। ठीक, और इसका देखिए 5 6 और 9, इसका तो छोटी संख्या से कटेंगे 2 से, 5 नहीं कटेगा, ये 3 बार में कट जाएगा, ये भी नहीं कटेगा, तो आप क्या करना है अब 3 से काटेंगे तो ये 5 भी नहीं कटेगा, ये एक से कट जाएगा, ये 3 से कट गया है। ठीक, तो अब क्या करना है
5 3 15, 15 3 45, 45 दूना 90, इसका 90 आ गया। तो अंतर पूछा है तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा देंगे, इसका अंतर 30 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट था वो सही जवाब था। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीईआरटी 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर संख्याओं मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण क्या कहलाता है? यानी ऑप्शन है गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है, गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्य को पूरा करता है, बच्चों की चिंतन प्रक्रिया में गणितीकरण के उद्देश्य को पूरा करता है, या महत्वपूर्ण गणित शिक्षण के उद्देश्य को पूरा करता है। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है क्या करता है? एनसीईआरटी 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं पर उन संक्रियाओं के मात्राओं आदि का शिक्षण गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को क्या करता है? पूरा करता है। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो सही जवाब है। अगला प्रश्न, कक्षा 3 में एक शिक्षक शिक्षार्थियों को 4562 और 728 का योग करने के लिए कहता है। एक शिक्षार्थी प्रश्न के उत्तर निम्नलिखित से ऐसे लिख देता है। तो इसे क्या इसे मतलब आपको दिख रहा है कि स्थानीय मान की त्रुटियां दिख रही है, इसमें आपको पता है। तो यह प्रतिक्रिया यह दर्शाती है कि बच्चे में कमी है। क्या कमी है? योग कौशल, योग तो कौशल तो जो जोड़ ही लिया है तो ये गलत है। स्थानीय मान की अवधारणा, जी हाँ ये तो सही जवाब है। इसमें स्थानीय मान इकाई के स्थान पर इकाई, इकाई के स्थान दहाई लिखना चाहिए, ये जो है लिखा नहीं है। और पुनर्निर्मित करके द्वारा योग कौशल, योग तो उसे आता ही लेकिन स्थानीय मान तो अवधारणा को वो नहीं समझ सका है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है वो सही जवाब है। अगला प्रश्न, कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक ठीक में दी गई निम्नलिखित समस्याओं को बहु अनुशासनात्मक समस्या की ओर संकेत करती है। पहला ऑप्शन है भारत के झंडे का आरेख बनाइए और झंडे में समितीय रेखाओं को संख्या को पहचान कीजिए, या फिर दी गई आकृतियों और दर्पण छवि प्रतिबिंब का आरेख बनाइए, या दी गई आकृतियों में कितनी समित रेखाएं हैं, या किसी दी गई ज्यामितीय आकृति में एक समित का रेखा खींचना। तो कक्षा 4 का विद्यार्थी है तो आप क्या करेंगे? पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित समस्याओं को अनुशासनात्मक समस्या को संकेत किस तरफ कर सकती है कि आप अगर भारत के झंडे का आरेख बनाइए और झंडे की समितियों को संख्या की पहचान की ओर संकेत करती है। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो उसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रिड बनाकर कागज पर खींचा गया है, ये क्या है? ग्रिड है, ग्रिड पद्धति है, इससे खींचा गया ठीक। तो यह निरूपण किसको करती है? गिनतारा बेकर संख्याओं की स्थिति, स्थानीय मान, या दहाई इकाई तुल्य, या खेल विधि। तो 49 का ऑप्शन नंबर जो 2 है वो सही जवाब है, क्योंकि वंस टेंस 100,000, वंस टेंस 100,000, तो यहाँ वंस है, ये देखिए इसमें टेंस है, यहाँ 100 भी होगा तो स्थानीय मान की अवधारणा को समझाने की कोशिश कर रहा है। ऑप्शन नंबर जो 2 है वो सही जवाब है। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर के बच्चों को दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने के योग्य वेन हिले के अनुसार ज्यामिति पर है। तो वेन हिले जो है उन्होंने चार स्तर जो 5 स्तर बताए थे, जिसमें प्रत्यक्षीकरण, विश्लेषण, औपचारिक, अनौपचारिक और कठोरता 5 प्रकार के बताए थे। लेकिन इसमें क्या क्या है? दिखावट के आधार पर, यानी मानसिक चित्रण। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, हस्तपरक प्रतिमान, स्थिर चित्र, लिखित प्रतीक, मौखिक और लिखित भाषा वास्तविक संचार की स्थितियाँ अथवा संदर्भ को दर्शाने के 5 तरीके हैं। गणितीय चिंतन एवं विचार, ज्यामितीय प्रमाण, गणित की पाठ्यचर्या, या फिर गणितीय शब्द भंडार गलत हो जाएगा। तो इसका क्या होगा? हस्तपरक जो है प्रतिमान, स्थिर चित्र, लिखित प्रतीक, मौखिक और लिखित भाषा वास्तविक संचार की स्थितियाँ अथवा संदर्भ को दर्शाने के 5 तरीके कौन कौन सकते हैं? गणित चिंतन एवं विचार करेंगे तो आप दर्शाने के 5 तरीके आपको मिल जाएंगे। अगला प्रश्न क्या है? भाग की अवधारणा पढ़ाने के बाद एक शिक्षक कक्षा में गणितीय दीवार का क्या करना निर्माण करते और शिक्षार्थियों को 48 घंटे के लिए दिए गए कॉलम के संबंधित कोई दो तथ्य लिखने के लिए कहता है। यानी 5 भागे 5 अंकित बराबर 5 अंकुर, 0 में 6 भागे 0 कविता, ये सब दिए हैं। यह गतिविधि शिक्षक की सहायता से संकेत करती है शोर मुक्त कक्षा वातावरण बनाने की, या अकेले या दिनों के विद्यार्थियों को व्यस्त रखने की, या फिर प्रत्येक बच्चे को अभिव्यक्ति और दूसरे में सीखने का अवसर। ऑप्शन नंबर जो 3 है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, शिक्षार्थियों के गणितीय निष्पादन अवरोधन के साथ संबंधित जासूस स्मृति अवरोध का संभावित संकेतक है। क्या संकेत हो सकता है आपको ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही हो जाएगा, गणित संबंधी तथ्यों के संधारण की अयोग्यता और समय बताने की कठिनाई इसमें हो सकती है। अगला प्रश्न, एक शिक्षक कक्षा 3 के निम्नलिखित कार्यों का वितरण करता है और बच्चों को समान आकृतियों का मिलान करने के लिए कहता है। समान आकृतियों को मिलान करने के लिए क्या कर रहा है? इस खेल का उद्देश्य क्या हो सकता है? कक्षा कक्ष में वातावरण को व्यस्त रखने का आनंददायक, विभिन्न अभिन्यासों की आकृतियों को पहचान कर बच्चों को मदद करती है, हाथ के समन्वय को बढ़ाना, समानता और सर्वांग समता की अवधारणा को विकसित करना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो 2 है
विभिन्न अभिविन्यास के समान आकृतियों को पहचान करने बच्चों को मदद कर रहा है। अगला प्रश्न, जियो बोर्ड जो 3D आकृतियों को गढ़ने के लिए होता है, इसके शिक्षण का एक साधन, प्रभावी साधन क्या हो सकता है? तो इसके जो है 3D आकृतियों गणना के लिए होता है, यानी क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो 2 है, ज्यामितीय आकृतियाँ और उनकी विशेषताओं को दर्शाने के लिए ये होता है। अगला प्रश्न, कक्षा कक्ष में गणितीय भाषा को निपुणता को निम्नलिखित क्रम में समस्याओं को प्रदर्शित करने के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। कैसे हम कक्षा कक्ष में निपुणता के क्रम को समस्याओं को प्रदर्शित करने के बढ़ाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर पढ़ेंगे, रोजमर्रा क्या है? रोजमर्रा की भाषा, गणितीकरण स्थिति भाषा, गणितीय समस्या समाधान की भाषा और प्रतीकात्मक भाषा, या प्रतीकात्मक भाषा, गणितीय समस्या समाधान की भाषा, या गणितीकरण स्थिति भाषा, रोजमर्रा की भाषा। ऑप्शन 3 जो है वो क्या है? रोजमर्रा की भाषा, गणितीय समस्या समाधान की भाषा, या गणितीकरण स्थिति भाषा, या प्रतीकात्मक भाषा, या गणितीय समस्या समाधान की भाषा, गणितीय स्थिति भाषा, प्रतीकात्मक भाषा, या रोजमर्रा की भाषा। तो सबसे पहले आप क्या करें, प्रतीकों द्वारा रोजमर्रा जो आप उसे पता है, रोजमर्रा की भाषा, उसके बाद गणितीकरण स्थिति की भाषा, फिर गणितीय समस्याओं समाधान की भाषा, फिर प्रतीकों के माध्यम से आप उसे समझाएंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है उसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, गणित में प्रक्रमण संबंधी क्या है? प्रवाहपूर्णता का अर्थ है नियम, सूत्रों, कलन, विधियों, कलन, गणित का ज्ञान होना, परिशुद्धता, लचीलेपन और एवं निपुणता के साथ उनका क्या करना है? क्रियान्वयन करना है। तो गणित में लचीलापन की ओर संकेत देता है, किस ओर ये संकेत देता है? ऑप्शन ए, समान प्रकरण विभिन्न समस्याओं का समाधान करने की योग्यता, ऐसे समान निपुणता साथ गणित और ज्यामिति की संख्याओं का समाधान करने की योग्यता, या एक से अधिक क्या है उपागमों का प्रयोग करते हुए एक खास प्रकार की समस्याओं का समाधान करने की योग्यता, या परिशुद्धता के साथ समस्याओं का जो है समाधान करने और सभी चरणों का लिखने की योग्यता। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है सही हो जाएगा। गणित में प्रकरण संबंधी प्रवाहपूर्णता का अर्थ है नियम, सूत्रों और कलन विधियों, कलन गणित का ज्ञान होना और परिशुद्धता, लचीलेपन और निपुणता के साथ उनका क्रियान्वयन करना, एक से अधिक उपागमों का प्रयोग करते हुए एक खास प्रकार की समस्या का समाधान करने की योग्यता होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर जो 3 है सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक बच्चा मानसिक रूप से 27 + 38 को 65 के रूप में प्रकलित करता है। जब उसे योग करने के अपने तरीके के बारे में व्याख्या करने के लिए कहा जाता है तो उसने प्रतिक्रिया के रूप में कहा कि 38 40 के नज़दीक है। 38 जो है वो 40 के नज़दीक है, इसलिए 27 + 40 68 है। तो मैंने 65 को प्राप्त करने के लिए 2 घटा दिए। योग करने की यह मुक्ति क्या कहलाती है? क्या प्रदक्षिण निरूपण कहलाता है, या पुनर्समूहीकरण, या प्रतिकारी, या समृद्धिकारी? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर जो 3 है प्रतिकारी यानी कंपेंसेटिंग कहलाती है। अगला प्रश्न, मानसिक गणित संबंधी गतिविधियाँ निम्नलिखित में से किस और महत्वपूर्ण है क्योंकि यह निम्नलिखित किसी एक के अवसर उपलब्ध कराती है? ऑप्शन फर्स्ट, मानसिक जनगणना संबंधी प्रक्रियाओं का विकास क्योंकि समाज गणित तेज शिक्षार्थियों को तेज गति से परिकल्पना के संबंध पहचान करने की कोशिश करती है। ऑप्शन नंबर 2 पढ़ेंगे, पेपर पेंसिल का उपयोग करते समय कक्षा में प्रक्रियाओं को सीखने की निपुणता प्राप्त करना। तीसरा पढ़ेंगे, कलन विधि एल्गोरिथम को सीखने में निपुणता प्राप्त करना और कम समय में अधिक संख्या में समस्या का अभ्यास करना। चौथा है, परिकलन में परिशुद्धता के साथ उनकी गति को बढ़ाने और परीक्षाओं में उनके निष्पादन में सुधार करने में मदद करना। तो मानसिक गणित जो है संबंधी गतिविधियाँ महत्वपूर्ण है क्योंकि यह निम्नलिखित में से किस ओर संकेत करती है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है सही जवाब है, बाकी सब गलत जवाब हो जाएंगे। मानसिक संगणना संबंधी प्रतिक्रियाओं का विकास क्योंकि शिक्षार्थी तेज गति से संख्याओं के परिकलन के बीच संबंध को पहचान करने की कोशिश करते हैं। आज का लास्ट प्रश्न, प्राथमिक कक्षा का एक बच्चा जो है संक्रिय चिन्हों, सिक्कों एवं घड़ी की सुइयों का अंतर स्थापित नहीं कर पाता। यह तथ्य इंगित करता है कि इस बच्चे को निम्नलिखित में से क्या है क्षेत्र में समस्या है। इस क्षेत्र में इसे क्या समस्या है, क्या कर रहा है कि उसे क्या नहीं समझ में आ रहा है? चिन्हों में समझ नहीं आ रहा है, तो देखने में ही हो जाएगा ना चिन्ह। तो ऑप्शन नंबर जो क्या है, ऑप्शन नंबर जो 3 है वो दृश्य प्रकरण, ये सही जवाब हो जाएगा। तो आज मित्रों जो है आज का ये जो है 30 प्रश्न जो है पूरे होते हैं, जो कि सीटेट सितंबर 2015 के पेपर है, ये पूरे होते हैं आज के। अगर आप लोग की वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं और अपने मित्रों को ये वीडियो जरूर शेयर करें और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। आज के लिए आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया।